गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है इतिहास का, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, इसमें हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति है उसका बंगाल के देहात पे क्या प्रभाव पड़ा था। ठेकेदार जो प्रणाली थी, ठेकेदारी प्रणाली, उससे कैसे नुकसान हुआ। उसके बाद जो स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा या फिर इस्तेमारी प्रथा जो बनाई गई थी, यानी परमानेंट सेटलमेंट, ये आपको याद रखना है। इसके उत्तरदायी क्या कारण थे, इसको बनाने के क्या कारण थे, ठीक है। तो वो जैसे इसके कुछ कारण थे, जैसे मान लो भाई उनको व्यापार और राजस्व संबंधी समस्याओं का उनका समाधान हो रहा था, फिर इससे भाई बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट आ गया था, या कृषि निवेश में प्रोत्साहन मिला था, सरकारी जो कंपनियां थी उनमें नियमित आय मिल रही थी, और जो उद्यम करता थे यानी जो उद्योग धंधे लगाने वाले थे, जो या फिर जो छोटा मोटा अपना कुछ भूमि साधनों के जो मालिक थे और जो व्यापार कर रहे थे, ठीक है, तो उनको लाभ हो रहा था। तो इसी से आगे के जो पार्ट हैं, आगे के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो छठा जो पॉइंट था वो था कृषि में निवेश, यानी जो ये इस्तेमारी जो प्रथा थी, इसके कारण एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो किसान है वो कृषि में निवेश करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, यह भी आशा की गई थी कि इसमें सुधार की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप छोटे किसान और बड़े बड़े भूस्वामियों का कृषि से जुड़ा एक ऐसा वर्ग पैदा होगा जिसके पास उद्यम और पूंजी दोनों होंगे। वह अपने लाभ वृद्धि हेतु भूमि सुधारों के लिए कृषि में निवेश करेगा, विशेषतः उन परिस्थितियों में जब उसे पता होगा कि सरकार उससे और अधिक राजस्व का दावा नहीं करेगी। यानी जब उसको ये पता चल गया था कि सरकार अब आपसे और ज्यादा टैक्स नहीं मिलेगी, जो टैक्स सिस्टम है या जो कर है वो आपके लिए फिक्स कर दिया गया है कि आपको इतना देना है साल का टैक्स। तो इससे क्या करेगा, किसान की जब पैदावार में आय होगी तो उसको खुद प्रोत्साहन मिलेगा तो वो कृषि से संबंधित या कृषि सुधार से संबंधित अपने और कार्य करेगा, जिससे कि ज्यादा ज्यादा उसको पैदा होगी, जो किसानों की जो आय है वो भी सुदृढ़ होगी। तो ये कारण था। अब जो सातवां कारण था वो ये था कि वसूली सुविधाजनक हो जाएगी, यानी जो कलेक्शन है उनका वो काफी कंफर्टेबल हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। जमींदारी बंदोबस्त लागू करने के पीछे एक व्यवहारिक कारण यह भी था कि रैयत की ब्याज जमींदारों से कर वसूलना सुविधाजनक था। इससे कम अधिकारियों और कर्मचारियों से भी व्यवस्था की जा सकती थी। यानी जब फिक्स सिस्टम कर दिया टैक्स का, ठीक है, तो उसमें क्या था कि कुछ मतलब इनको ज्यादा कर्मचारी रखने पड़ते, ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ती, ज्यादा मतलब उसमें काम ज्यादा इनका बढ़ता। तो उससे क्या था कि इससे कुछ लोग जो हैं, ठीक है, पूरी एक पलटन की बजाय कुछ ही जो लोग हैं वो जमींदारों से कर वसूलना उनको आसान हो सकता था, और ये बिल्कुल मतलब एक तरह से सुविधाजनक लगा उनको। फिर है वफादार वर्ग। एक कारण ये भी था कि अगर हम ये सिस्टम लागू कर देते हैं तो इससे एक जो लोग जनसंख्या है जो कृषि क्षेत्र पे जो डिपेंड करती है, उसका एक वर्ग ऐसा उत्पन्न होगा जो वफादार रहेगा, हमारे लिए वो काम करेगा। तो उनका था कि अधिकारियों की उम्मीद थी कि सरकार की नीतियों से घोषित और प्रोत्साहित छोटे व बड़े शक्तिशाली जमींदारों का वर्ग सरकार के प्रति वफादार होगा, यानी उनकी जैसे सरकार जो नियम कानून बनाएगी तो उनके प्रति वो लोग उनका कहना मानेंगे। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो तो थे उत्तरदायी कारण। भाई ये अब इसके बाद था जो स्थायी बंदोबस्त है उसकी क्या विशेषताएं थी। पहला था भाई उसके उत्तरदायी कारण क्या थे, ये इस्तेमारी प्रथा लागू क्यों की गई। अब है कि भाई इसकी विशेषताएं क्या थी, ये लागू करने का क्या इससे फायदा होने वाला था। फिर स्थायी बंदोबस्त काफी विचार विमर्श के बाद अस्तित्व में आया। उसके सामने यह सवाल काफी महत्वपूर्ण था कि भूमि कर वसूली का समझौता किससे किया जाए ताकि भूमि में सुधार भी हो सके, और साथ ही निर्धारित भू राजस्व नियमित तौर पर कंपनी सरकार को प्राप्त होता रहे। अंततः यह समझौता जमींदारों से किया गया। 1790 ईस्वी में बंगाल में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करते हुए भू राजस्व एकत्रित करने का दायित्व वहां के जमींदारों, राजा व तालुकेदारों को दिया जा चुका था। यह व्यवस्था वार्षिक थी। 1793 ईस्वी में इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष था ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट की अनुमति से स्थायी बना दिया गया, और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। यानी ये जो स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी, इससे उन्होंने ये कहा था कि भाई जो कंपनी है जो यहाँ पे भारत में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां आई हुई थी, तो उन्होंने ये बता दिया था कि इस कंपनी को एक तो नियमित समय में और निश्चित कर मतलब फिक्स कर उनको मिलेगा, और जो ठेकेदारी है ये प्रथा समाप्त हो गई है। तो इससे उन्होंने क्या था कि भाई हर साल के अंत में वार्षिक व्यवस्था थी, तो साल के अंत में उनको एक फिक्स टैक्स का एक सिस्टम हो गया है। उस चीज की ये एक सबसे बड़ा कारण था। अब पहला है यह समझौता बंगाल के राजाओं और तालुकोदारों के साथ उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता थी
जमींदारों द्वारा सरकार को दी जाने वाली वार्षिक भूमि का राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई, इसलिए इसे स्थायी बंदोबस्त से भी पुकारा गया। यानी जो जमींदार जो टैक्स दे रहे थे वो फिक्स कर दिया गया था। तीसरा कारण क्या था? ये जमींदार अपनी जमींदारी अथवा स्टेट के तब तक पूर्ण तौर पर मालिक थे जब तक वे सरकार से निर्धारित भूमि में नियमित कर अदा करते रहते थे। उनका अधिकांश वंशानुगत तौर पर स्वीकार कर लिया गया। यानी ये जो जमींदारी जो ये सिस्टम जो था इनका, ठीक है, ये जो सरकार थी उसको नियमित रूप से यानी निश्चित रूप से एक टैक्स उनको देते थे और ये अधिकार उनको भाई पीढ़ी दर पीढ़ी उनको दे दिया गया था कि ठीक है, आपके बाद अगर मान लो कोई किसान अगर वो मर जाता है तो उससे नई कर नीति नहीं बनाई जाएगी, नए तरीके से वो टैक्स सिस्टम नहीं लागू किया जाएगा। जो वो टैक्स दे रहा है वही उसका बेटा देता रहेगा। ये सिस्टम इन्होंने एक लागू कर दिया था। अगला था निर्धारित भूमि कर राशि का समय पर भुगतान न किए जाने पर सरकार उसकी जमींदारी अथवा उसका कुछ भाग नीलाम कर सकती थी और वह इसे लगान की वसूली कर सकती थी। एक सिस्टम यह था कि अगर कोई किसान ने चाहे उसको घाटा हुआ या उसको नफा हुआ या उसने नहीं चुकाया, हमें कर नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, तो हम उसकी कुछ भाग जो जमीन है, जैसे मान लो उसके पास 10 बीघा जमीन है और उसका टैक्स बन रहा है, पिछले साल भर से उसने कोई टैक्स नहीं दिया है या 2-3 साल का टैक्स नहीं दिया या इकट्ठा हो गया, तो वो क्या करते, उसका कुछ हिस्सा जो जमीन थी वो नीलाम कर देते थे किसी दूसरे जमींदार को, दूसरे किसान को, या फिर वो खुद भी रख लेते थे। फिर जमींदार अपनी जमींदारी का मालिक तो था परंतु व्यवहार में वह गांव के भूस्वामी नहीं था। यानी जो जमींदार जो वर्ग थे, जो जमीन पे जो मतलब वो कृषि कार्य करते थे, उसका मालिक तो था लेकिन भूस्वामी नहीं था, भूमि का मालिक नहीं था, बल्कि वह राजस्व सहायता मात्र था। उसे किसानों से वसूल किए गए लगान में से 1/11 भाग अपने पास रखना होता था और शेष 10/11 भाग कंपनी सरकार को देना होता था। यानी अगर 11 मन बाजरा या सरसों हो गई तो 1 मन तो वो अपने पास रखेगा, बाकी 10 मन वो सरकार या कंपनी को दे देगा। यानी कितना बड़ा अत्याचार था, आप देख सकते हैं इससे कि ये जो अंग्रेजों ने जो भारत में जिस प्रकार से गुलाम बना के रखा था लोगों को, ठीक है, वो था। एक बीच में आपको मैं किस्सा सुनाता हूं कि जो हिटलर था, ठीक है, उसने जब अपना शासन किया था, तानाशाह था हिटलर, तो उसने क्या काम किया कि लोगों की जो भी प्रॉपर्टी थी उसको छीन लिया था और उसके बाद उनको इतना ही देता था जितना उनका काम चल पाए। ये एक काफी प्रसिद्ध कहावत है कि फिर उसके बाद वो जनता उसका गुणगान करने लग जाती है। तो ये जो अंग्रेज जो थे, ये क्या थे कि हमारा ही अन्न था, उसको ये ले लेते थे। जैसे 11 भाग हैं तो उसमें से 1 भाग तो किसान को दे दिया और 10 भाग उन्होंने अपने पास रख लिए, यानी उसके 10 हिस्से अपने पास रख लिए। अब अगर कोई किसान बेचारा भूखा है या उसकी कम पैदावार हुई है या उसके पास नहीं है कुछ खाने का, तो उसको थोड़ा बहुत वो दया कर करके दे देते थे। तो वो जो किसान है वो उनका गुणगान करते थे, उनको दुआएं देते थे कि देखो हमारे पास हमारे पे दया की। बल्कि एक्चुअल क्या था कि वो सारा कुछ तो हमारा ही था, जमीन भी अपनी थी, मेहनत भी हमारी थी, सब कुछ थी। वो तो एक टैक्स ले रहे थे, एक तरह कर के रूप में लूट रहे थे भारत की संपदा को। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। तो ये उनकी जो स्थायी बंदोबस्त की विशेषता थी कि भाई उनको तो फिक्स मिलना ही है। एक जमींदारी में बहुत से गांव और कभी कभी 400 गांव तक होते थे। कुल मिलाकर यह एक जमींदारी के राजस्व संपदा थी जिस पर कंपनी सरकार कर निश्चित करती थी। यानी जो कंपनी की जो सरकार थी वो उस पर टैक्स निश्चित कर देती थी और एक जमींदार के पास कई कई गांवों तक जमींदारी जो थी उसके पास कई कई गांवों तक वो सिस्टम मतलब वो मालिकाना हक उनका होता था, जिससे वो राजस्व संपदा यानी इसे रेवेन्यू स्टेट जो बोलते हैं वो कह सकते थे। अलग अलग गांवों पर कर निर्धारण कर उसे एकत्रित करने का कार्य जमींदार का था। यानी जमींदार जो है, ठीक है, वो 400 गांव अलग अलग जो भी गांव थे उनमें कर निर्धारित करते थे और उसके बाद वो उनसे टैक्स वसूल भी कर लेते थे। तो ये एक उसका काम था। फिर है इस व्यवस्था में सरकार कर रही है, किसानों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, उसका संबंध जमींदारों से था। सरकार ने जमींदारों तथा किसानों के आपसी मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। इस व्यवस्था से जमीन के वास्तविक मालिक जमींदार थे या किसान थे, इस प्रश्न पर विद्वान एक मत नहीं है। ठीक है, डेनियर थार्नर का विचार है कि भूमि का निजी स्वामित्व तो दिया ही नहीं गया था क्योंकि इसकी वास्तविक मालिक तो कंपनी सरकार ही थी। जमींदार गांवों से जमा यानी मांग वसूल करते थे, इसे लगान कहा जाता था
और वह सरकार के पास जिसका भुगतान करता था उसे भू राजस्व कहते थे। इस अर्थ में जमींदार अपनी जमींदारी की सारी भूमि का मालिक था, क्योंकि मालिक भूमि का लगान अपने मुजारों से वसूलता था। परंतु कुछ इतिहासकारों का मत है कि जमींदार के पास मात्र कर एकत्रित करने का अधिकार था। असल में किसान भूमि के मालिक थे और रैयत में भी निर्धन, मध्यम और धनी किसान थे। धनी किसान जोतदार जमींदार से अधिक प्रभावी हो गए थे। मध्यम किसान ऐसे रैयत थे जो कुछ जमीन स्वयं जोतते थे। शेष किसान सिक्मी सैयद यानी मुजार पर लगान कर देते थे। इस व्यवस्था में सबसे अधिक शोषित गरीब व सिक्मी सैयद ही थे। यानी इसमें यह बताया गया है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कि जो इतिहासकार है जो पुस्तक लिखते हैं, ठीक है, जैसे वो इतिवर्त वगैरह थे वो तो उनके शासकों के थे, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं वो भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर कुछ किताबें लिखते हैं। तो इनमें दो प्रकार के मत हैं। एक तो कहते थे कि भाई जो जमीन है उसका जो असली मालिक थी वो कंपनी थी, जैसे जो भारत में आकर राज कर रही थी वो कंपनी थी, सारी जमीनें उनकी थी। कुछ कह रहे थे कि जो जमींदार, कुछ लोग कह रहे थे कि जो जमींदार है वो तो उस कंपनी की जमीन का टैक्स इकट्ठा करने के लिए उनको रख रखा था। और कुछ कह रहे थे कि जो जमीन है जो एक्चुअल में किसानों की थी, मालिक किसान थे, जमींदारों का काम था कि वे उनसे टैक्स वसूल करते थे। वो अपनी जिनसे जो जोतदार जो थे धनी किसान थे, जैसे कुछ धनी किसान थे, कुछ गरीब भी थे, कुछ मध्यम वर्ग के किसान थे। तो सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा था वो गरीब किसानों का हो रहा था। यानी उनके पास जमीनें भी कम थी, उनके पास पैदावार भी कम थी, टैक्स उनको फिक्स कर रखा था कितना देना होता था। तो इस प्रकार से ये स्थायी बंदोबस्त उन्होंने किए थे और ये इनकी विशेषताएं थी। और जो कल हम पढ़ेंगे भाई स्थायी बंदोबस्त से उनको क्या क्या लाभ हुआ, किस प्रकार से उनको क्या क्या लाभ हुए थे, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और भाई क्या क्या हानियां हुई ये भी हम कल इसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, सॉरी, फेयर नोटबुक में आपको उसमें करना है उसको।